नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष और अगले आधे घंटे में आपको ऐसे 50 शेयर बताऊंगा जहां सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिली है। हालांकि बाजार देखिए अभी ऊपरी स्तर थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है और थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। करीब 50 अंकों की निफ्टी में गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को, हालांकि 4650 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब किसी तरह से ये 8600 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। लगता है कि थोड़ा बाजार में जो मुनाफा वसूली बढ़ी है उसका असर बाजार पर सीधे तौर पर दबाव के तौर पर देखने को मिला है। लेकिन अगले आधे घंटे में कई सारे टॉपिक्स होंगे जिस पर खासतौर पर हम चर्चा करेंगे, जैसे कि जो आंकड़े आने वाले हैं, WPI के इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा इस बाजार में भले ही थोड़ा मुनाफा वसूली देखने को मिल रहा है, पर कई से शेयर हैं जहां खरीदारी करनी चाहिए, जहां आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको एक शेयर बताएंगे जो मिड डे जैकपॉट के तौर पर होगा, जिसमें उम्मीद है कि एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ऑटो इंसलिए स्टॉक्स में देखिए लगातार एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। हर रोज कुछ एक ऐसे ऑटो इंसलिए स्टॉक्स होते हैं जो बाजार को आउट परफॉर्म कर रहे हैं लगातार। OMC शेयरों में लगातार एक अच्छी मजबूती, आज भी तमाम नेगेटिव खबरों के बावजूद दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। सीमेंट शेयरों में खासतौर पर छोटे मझोले सीमेंट शेयरों में एक तेजी देखने को मिल रही है। मैनेजमेंट से भी बात करेंगे चूंकि नतीजों का सीजन चल रहा है। रॉयल ऑर्किड होटल के मैनेजमेंट हमारे साथ होंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि नतीजों में थोड़ी जो निराशा आई है, कंपनी जो जिस तरह से घाटे में आई है उसकी क्या वजह है, इस पर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत कुछ एक ऐसे स्टॉक्स के साथ कीजिए जहां आज के ट्रेड में मजबूती है, और एक ऐसा सेक्टर जो आज के ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा बज़ कर रहा है वो है ऑटो इंसलियरी। तमाम ऑटो इंसलियरी स्टॉक्स में देखिए आज के ट्रेड में थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। चाहे यूकाल फील हो, अच्छे नंबर का असर, करीब शेयर में करीब 13.5% की मजबूती देखने को मिली है। ऑटो स्टैंपिंग अभी थोड़ा नीचे हुआ है, लेकिन सुबह से एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही थी। इसके अलावा आप देखिए सुपरजीत इंजीनियरिंग, तलब्रस ऑटो, पाप ऑटो जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। आज के जानकार लवलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवलेश जी, जिस तरह से हमने देखा है कि ऑटो से स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है, पिछले दिनों हमने देखा था प्रीकॉल ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था। यूकाल फिर नतीजों के बाद से एक अच्छी मजबूती, तलब्रस ऑटो, जमुना ऑटो जैसे स्टॉक्स हैं जो लगातार बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। ऑटो से स्टॉक्स पोर्टफोलियो में अभी ऐड करने का समय है, और कोई ऐसा शेयर आपकी नज़र में है क्या? गुड आफ्टरनून मनीष। बिल्कुल, अपने सारे ऑटो, भले ही लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऑटो एंसिलरी स्पेस और जो इसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर्टिकुलर स्पेस में सब में हमने एक अच्छा रनअप देखा है। मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड अब थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है अगर किसी को पोर्टफोलियो में ऐड करना हो। अगर कोई पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर स्पेस में बना हुआ है तो मैं यूकाल फ्यूल पे मेरी बाय की सलाह रहेगी। आज थोड़ा सा एक गैप अप ओपनिंग है, बट मेरे ख्याल से अगर ये स्टॉक थोड़ा बहुत भी करेक्ट होता है नीचे में 130, 129 तक के, मेरे ख्याल से इसमें एक्यूमुलेट की स्ट्रैटेजी रह सकती है। मेरे ख्याल से 137, 138 ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं रहेगा। नीचे में 127 अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जहाँ तक कि टालब्रोस की बात करें, हमने ऑलरेडी एक रनअप देख चुके हैं, और जब भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक रनअप आता है उसको सस्टेन नहीं कर पाता। एक जो ट्रेडिंग रेंज है काफ़ी कुछ एक कंसोलिडेटेड है बिटवीन 124 to 115। इस पर्टिकुलर रेंज से ये बाहर निकलेगा तो भी ये हमारी रडार पर रहेगा। अभी फिलहाल मैं टालब्रोस ऑटो को अवॉइड या प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा। यूकाल फ्यूल आपके लिए एक बेहतर बेट रहेगी। तो यूकाल फिल लवलेस को पसंद है, तो लगता है यहाँ अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। लवलेस ने 137 रुपये का लक्ष्य दिया और अभी भी देखिए शेयर में मजबूती देखने को मिली। दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा लवलेस। इनफैक्ट अब 14% की मजबूती, टारगेट के बेहद करीब पहुंचता हुआ 137-38 का वो लक्ष्य मान के चल रहे हैं। 127 से 28 के जोन में आप स्टॉपर्स लगा के चल सकते हैं। एक मजबूती देखने को मिल रही है। आज देखिए अल्कोहल शेयर में एक अच्छी मजबूती है लवलेस। तमाम अल्कोहल स्टॉक्स देखिए जोरदार तेजी दिखा रहे हैं। लीड कहीं ना कहीं GM बेवरेज ने किया। आज सुबह से हमने देखा शेयर में एक अच्छी मजबूती, 16-17% की मजबूती थी। अभी भी करीब 16% की मजबूती देखने को मिल रही है। पायोनियर डिस्टिलरीज, MP डिस्टिलरी जैसे स्टॉक्स है, ग्लोबल स्पिरिट्स, रेडको खैतान जैसे स्टॉक्स मजबूती दिखा रहे हैं। इसके अलावा यूनाइटेड बेवरेज में भी आज के ट्रेड में थोड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है। क्या अल्कोहल शेयर जो झूम रहे हैं, इस तरह की तेजी देखने को मिल रही है, क्या आपको तेजी भरोसेमंद लगती है? आपको लगता है खरीदारी करनी चाहिए? अल्कोहल शेयर्स में भी देयर इज़ अ कैच, मतलब सारे शेयरों में तेज़ी तो आती है, बट जो सस्टेन करते हैं वो मेरे ख्याल से ज़्यादातर शेयर्स एक दो दिन की रैली आती है, देन कंसोलिडेशन रेंज में चले जाते हैं। GM ब्रेवरीज का अगर आप चार्ट देखें तो मेरे ख्याल से काफ़ी अट्रैक्टिव है। ओवरऑल ये स्टॉक हमने एक 250 लेवल से एक अच्छी खासी रैली होते हुए देखी है। इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर मैं वेव थ्योरी के हिसाब से जाऊँ तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक ने जो करेक्टिव वेव थी वो कंप्लीट कर ली है अराउंड 480, 490। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म जो पुल बैक है आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहेगा। एक 60 से 70 रुपये की चाल इस शेयर में आप अवॉइड नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से इसमें बने रही है। ये पर्टिकुलर स्टॉक 60 से 70 रुपये की एक चाल आने वाले समय में देगा। 470, 480 पे ये स्टॉक बॉटम आउट हो चुका। ऊपर में 600 आने वाले समय में लक्ष्य रहेगा। तो कहीं ना कहीं GM बेवरेज लवलेस को पसंद, उनको लगता है कि आपके पास है तो होल्ड करके चलिए। अभी भी तेजी देखने को मिल सकती है 16% की।
मजबूती के साथ जो है ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अभी जीएम का 529 का भाव आ रहा है, स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे आप इसमें लवलेस? जी, जीएम ब्रेवरीज में अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ 480 का रहेगा ऑन द डाउन साइड, जबकि हायर साइड मेरा टारगेट 590 टू 610 रहेगा। ये बेसिकली पोजिशनल ट्रेड रहेगा। इट्स अ शॉर्ट टर्म पुल बैक जो इंटरमीडिएट मेरे ख्याल से 1 महीने में सस्टेन करना चाहिए। स्टॉक ने जो पैटर्न बनाया वीकली चार्ट में कैंडल स्टिक, दैट इज ऑल्सो सिग्नलिंग रिवर्सल, प्लस हमको RSI भी एक ओवरऑल डाइवर्जेंस दे रहा है विच इज़ बुलिश इन नेचर। मेरे ख्याल से इसमें 1 से 1.5 महीने का आप व्यू लेकर चलिएगा, आपको ऊपर 600 तक का एक टारगेट देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 590 से लेकर 610 तक का लक्ष्य मान के चल रहे हैं, लेकिन 480 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने की बात बता रहे हैं। हमको लगता है कि आपके पास है तो होल्ड करके चलिए, अगले कुछ दिनों में शेयर में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। आज OMC स्टॉक्स में देखिए एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। HPCL जोरदार तेजी 1232 के आसपास ट्रेड कर रहा है, एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। अब थोड़ा सा कमजोर हुआ है, लेकिन अभी भी देखिए 2% की मजबूती, बाजार 50 अंक के नीचे है, लेकिन अभी भी शेयर मजबूती दिखा रहा है। BPCL देखिए यहाँ करीब 593-94 का भाव देखने को मिला, यहाँ भी करीब 2.5% की मजबूती। IOC में 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। जिस तरह से पिछले 1 महीने का ट्रेंड देखे लगातार हमने देखा लवलेस, खबरें जैसी भी हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, OMC स्टॉक्स में लगातार एक अच्छी रैली देखने को मिली है। ये तेजी आपको लगता है कि भी और सस्टेन करेगी, और इसमें से कोई एक शेयर जिसको खरीदना चाहिए बेहतर रिटर्न के लिए? OMCs और ये पर्टिकुलर सेल्स में मैं अभी बाइंग अवॉइड करूंगा। अगर कोई बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ऑफकोर्स इट्स अ गुड पिक फॉर इन्वेस्टिंग फॉर डाउन द लाइन 1 और 2 ईयर्स। बट शॉर्ट टर्म में अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर देखूँ तो IOC ने वीकली चार्ट पे एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बताया, विच सजेस्ट कि एक एक्सपोनेंशियल जो रन है इट माइट बी कमिंग टू एन एंड। एक प्रॉफिट बुकिंग हैज़ बीन ट्रिगर्ड, और यहाँ से जो रिस्क रिवॉर्ड है वो भी कंफर्टेबल नहीं है। नीचे में हमने एक 400 रुपये की चाल देखी हुई है, ऊपर में वी आर सीइंग अ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। तो फिलहाल मैं इसमें अवॉइड की मतलब सलाह दूंगा। अगर कोई बना हुआ है शॉर्ट टर्म निवेशक है तो प्रॉफिट बुक करे। IOC में 541 542 से हमको एक कमजोरी देखने को मिलेगी, डाउन द लाइन 525 489, ऊपर में 562 63 एक अच्छा स्टॉप लॉस है जिसके साथ आप प्ले कर सकते हैं। कोई लॉन्ग टर्म निवेशक है तो बना रहे, मगर शॉर्ट टर्म में इसमें करेक्शन ड्यू है जो चार्ट पे हमको दिख रहा है। कहने हैं कि OMC स्टॉक्स में लवलेस मानते हैं कि अगर आपने ट्रेडिंग के नजरिए से लिया है तो एक बार के लिए मुनाफा वसूली कर लीजिए। उनको लगता है गिरावट देखने को मिल सकती है। और अब WPI महंगाई दर के आंकड़े आ गए, 3.5% के आंकड़े यहाँ हैं। जितनी उम्मीद थी करीब 2% के आसपास की उम्मीद, तो उससे ज़्यादा हमने इसमें बढ़त देखने को मिली है। और हमने देखा भी था कि CPI के जो आंकड़े आए थे बीते हफ्ते, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली थी, करीब 23 महीने के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड का। WPI में एक जोरदार उछाल देखने को मिला है। अगर तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो 1.62% से बढ़ के जो है 3.55% होता हुआ दिखा। जिस तरह से खाद महंगाई में पिछले दिनों बढ़ोतरी देखने को मिली, उसका असर देखना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग जो ब्रेकअप आएंगे उससे काफ़ी हद तक क्लियर होगा। और CPI में भी जो हमने देखा था उछाल देखने को मिला था, उसकी भी बड़ी वजह जो है कहीं ना कहीं खाद महंगाई थी। तो खाद महंगाई दर में सीधे तौर पे देखिए WPI महंगाई में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि फ्यूल WPI आप देखिए उसमें गिरावट देखने को मिली है। फूड WPI जैसा कि मैं बोल रहा था करीब 12% के आसपास का फूड WPI होता हुआ दिखा। उसी का असर सीधे तौर पे देखने को मिल रहा है कि जुलाई WPI में एक अच्छी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हमने देखा था CPI के आंकड़े आए थे, वहाँ भी कमोबेश फूड महंगाई दर में बढ़ोतरी थी बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से हमने देखा था कि CPI में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली थी। और WPI भी उम्मीद 2% के आसपास की थी, और यहाँ कहीं ना कहीं एक बड़ी बढ़ोतरी करीब 1.5% उस उम्मीद से ज़्यादा देखने को मिला। असर बाजार पर देखिए सीधे तौर पर देखने को मिला, करीब 60 से 65 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। बाजार दिन के निचले स्तर के आसपास कहीं ना कहीं कारोबार कर रहा है। दिन के निचले स्तर पर इनफैक्ट देखिए करीब 65 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। दिन के निचले स्तर के आसपास ट्रेड करा। बैंकिंग स्टॉक्स देखिए वहाँ कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिल रहा होगा। SBI जैसे स्टॉक्स होंगे जो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, फ्राइडे के सत्र में एक बड़ी तेजी थी, वहाँ देखिए उन तमाम स्टॉक्स में अब ये ऊपरी स्तर से कहीं ना कहीं हल्के होते हुए दिखे। खासतौर पर एक बार फिर से जो है महंगाई, खाद महंगाई में जो बढ़ोतरी हुई है उसने ही बाजार के मूड को खराब किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा दिन के निचले स्तर के आसपास कारोबार करता हुआ दिखा। हालांकि फ्यूल WPI उसमें लगातार उम्मीद थी सुधार देखने को, और वहाँ सुधार देखने को मिला है। लेकिन फूड WPI देखिए 8.81% से बढ़ के जो है 11.88% देखने को मिला है। और लगातार हमने देखा था कि पिछले जो आंकड़े आए थे CPI के, उसमें भी कहीं ना कहीं खाद महंगाई दर के जो आंकड़े थे उसकी वजह से इस तरह की बढ़ोतरी CPI में देखने को मिला, जब वो 23 महीने के आसपास पहुंचा। और अब देखिए कि लगातार जो है तीसरा महीना ऐसा होगा जब WPI में हमने देखा है लगातार एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक देखिए दिन के निचले स्तर के आसपास कारोबार करा, सुबह मजबूत खुला, अब करीब
85 अंकों की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक दिन के 94 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। पीएसयू बैंक इंडेक्स देखिए, वहाँ भी गिरावट देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के आंकड़े आए हैं उसके बाद बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। सब्जियों की महंगाई देखिए, वहाँ काफ़ी ज़्यादा सर्च देखने को मिला है। वो करीब 34% के आसपास का सब्जियों की महंगाई होती हुई दिखी है, और ये इंडिकेशन था कि हो सकता है कि थोड़ी सी महंगाई इस समय जो है कुछ मोर्चे पे बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। और इसी मुद्दे पे हम बात करने के लिए साथ कुछ जानकर डेलॉयट के जो है ऋषि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा महंगाई में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सीपीआई में हमने देखा अच्छी खासी बढ़ोतरी, इस बार देखिए डब्ल्यूपीआई में उम्मीद से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। खासतौर पर खाद्य महंगाई में तो बहुत ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है। नहीं है, फूड प्राइसेस है इसमें काफी पार्ट होगा, और आने वाले टाइम में वो चीज थोड़ा महंगाई जो एकदम से आए थोड़ा सा कम हो जाएगी अगले 2 महीने के अंदर। तो ये थोड़ा सा स्पाइक एक्सपेक्टेड था, खासकर जब आपने सीपीआई वाले बास्केट में भी देखा कि फूड प्राइसेस और वो पल्सेस भी वापस महंगे हो रहे थे। लेकिन मेरा मानना यही है कि आप अगले 2 महीने बाद देखेंगे कि लेवल्स नीचे आने लग जाएंगे। नहीं, लेकिन अगले महीने का मान के 2 महीने के बाद आप मान के चलने के नीचे आएंगे, लेकिन अगले कुछ 1-2 महीने तो ये मान के चले कि और भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हाँ जी, बिल्कुल बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दूसरा, आप एक ये भी देखिए, एक वो एडवर्स बेस इफेक्ट है कि पिछले साल इस टाइम नंबर बहुत ही नीचे थे, तो उसकी वजह से ये वाले नंबर थोड़े आर्टिफिशियली भी ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन फिर भी वो कहने के बाद भी जो मेजर मुद्दा यही रहता है कि कई जैसे सब्जियां और फ्रूट्स हैं उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चले गए हैं एकदम से, और वो जब तक फ्रेश सप्लाई सितंबर एंड में नहीं आएंगी तब तक उनकी प्राइसेस नहीं आए। इसलिए वो आपको देखने को लगेगा कि वहां पे थोड़ा सा दिक्कत रहेगी अगले 2 महीने भी। तो आप ये मान के चल रहे कि अभी जो मानसून का असर होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जो खरीफ की बुआई देखने को मिली है वो बेहतर देखने को मिली है, उसका असर आने में थोड़ा भी समय लगेगा। हाँ जी, बिल्कुल। उसका जो असर है, जो उसका जो अच्छा, उसमें आप कम से 2 महीने तब तक आपको ये जो आंकड़े हैं ये शुक्रिया ऋषि। बात करें तो ऋषि ये मानते हुए सीधे तौर पर डेलॉयट के इकोनॉमिस्ट की आने वाले दिनों में हो सकता है 2 महीने के बाद महंगाई में थोड़ी गिरावट देखने को मिले, लेकिन अगले 2 महीने तक जो है कहीं ना कहीं महंगाई में जो है थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अभी भी थोड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है, लेकिन अब कहीं ना कहीं देखिए प्राइमरी आर्टिकल जो है। अब हमारे साथ एक और इकोनॉमिस्ट जुड़ चुके हैं। अच्छा, नतीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ जो है रॉयल ऑर्किड के, चूँकि हमने देखा है कि नतीजे यहाँ हैं रॉयल ऑर्किड के, एक बार नतीजे देखते हैं, नतीजे कैसे देखने को मिले हैं। रेवेन्यू देखिए वहाँ करीब 4% का ग्रोथ देखने को मिला, हालांकि प्रॉफिट फंड पे देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर देखने को नहीं मिला है, कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। और नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है चंदर बालाजी है। सर शुक्रिया सबसे पहले तो जी बिजनेस को समय देने के लिए। जिस तरह से हमने देखा है कि कंपनी के नतीजे हैं, खासतौर पर ऑपरेशनल फ्रंट पे कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है, क्या इसकी बड़ी वजह रही? नहीं, एक्चुअली इस क्वार्टर में टर्नओवर इंक्रीज हो गई है लास्ट ईयर से, 1 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर इंक्रीज हो गई है। और एक्सेप्शनल आइटम अगर छोड़ दिया जाए तो उसमें एबिटा मार्जिन भी बेटर हो गए हैं, पिछले साल से काफ़ी बेटर हो गए एबिटा मार्जिन। एक्सेप्शनल आइटम वो सिर्फ नोशनल आइटम है, जो बाहर की हमारी इन्वेस्टमेंट है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। वो वहाँ पर जो शिलिंग टांजानिया में जो शिलिंग है वो डॉलर के हिसाब से थोड़ा गिर गया है, तो उससे हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट जो लैंड में हमने इन्वेस्टमेंट करी है उसकी तो कीमत बढ़ी रही है, तो उसमें कोई घाटा नहीं है। और एक्चुअली प्रॉफिट परफॉर्मेंस हमारे कंपनी का इम्प्रूव हो रहा है। लास्ट 1 ईयर में हम लोगों ने 9 होटल ऐड कर दिए हैं। एसेट लाइट स्ट्रैटेजी जो हम लोग बताए थे पिछले साल कि हम लोग कर रहे हैं, और 6 होटल नेक्स्ट 2-3 महीने में ऐड होने वाले हैं। तो इसका मतलब हमारे टोटल होटल 3-4 महीने तक 41 होटल हो जाएंगे हमारे, और हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट 1 ईयर में उसको 50 होटल ले जाने के लिए। तो एसेट लाइट स्ट्रैटेजी जो हमने फॉलो करा है उससे काफ़ी सक्सेस हमको मिलेगा, और कंपनी काफ़ी इम्प्रूवमेंट, और इस एसेट लाइट स्ट्रैटेजी में हमारे कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आएगा, तो सिर्फ जो इनकम आएगी वो डायरेक्टली बॉटम लाइन को जाएगी। तो अगले कुछ महीनों में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है।
जी सर, अगला सवाल ये होगा, जिस तरह से हमने देखा है कि फिलहाल जो है ठीक है, आपने कहा कि अगले 2 तिमाहियों में जो है नतीजे बेहतर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अभी ऑक्यूपेंसी रेशियो क्या देखने को मिल रहा है? ऑक्यूपेंसी पिछले साल से हमारी 6-7% ऑक्यूपेंसी ज़्यादा हो गई है और ये समर के महीने में ऑक्यूपेंसी फिर भी ज़्यादा हो गई है और आगे अक्टूबर ऑनवर्ड्स तो सीज़न आता है तो उस टाइम पे तो फिर रेट्स भी बढ़ जाएंगे। इस टाइम पे फर्स्ट हाफ ईयर में रेट तो नहीं बढ़े हैं पर ऑक्यूपेंसी ज़रूर बढ़ गई है। पर हमेशा होटल इंडस्ट्री में होता है, पहले ऑक्यूपेंसी बढ़ती फिर रेट बढ़ते हैं। तो इस साल हमारे को उम्मीद है कि हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं कि इस साल हमारे रेट्स भी बढ़ेंगे और ऑक्यूपेंसी भी बढ़ेगी। और क्योंकि अभी जो रेनोवेशन हमने अपने मेजर फ्लैगशिप होटल का करा है रेनोवेशन, वो तकरीबन ख़त्म होने हमको आ रहा है और वो एंड ऑफ दिस मंथ अगस्त तक मेजर पोर्शन होटल का रेनोवेशन हो जाएगा। और क्योंकि वो रेनोवेशन हो रहा था तो कुछ थोड़ा सा उसमें इनकम में थोड़ा सी कमती हुई है फर्स्ट क्वार्टर में, बट अभी वो रेनोवेशन हो गया है तो काफ़ी इनकम उम्मीद है कि ये कमिंग मंथ्स में काफ़ी इनकम बढ़ेगी और रेट्स भी बढ़ेंगे। सर, इस क्वार्टर में एवरेज रूम रेट का क्या ट्रेंड देखने को मिला था और आप आने वाले तिमाही में जैसा कि आप बता रहे हैं कि थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, कितनी ज़्यादा इसमें जो है बढ़त देखने को मिल सकती है? अभी तो एवरेज फर्स्ट हाफ ईयर में तो एवरेज रूम रेट तकरीबन फ्लैट है, पर नेक्स्ट क्वार्टर में अक्टूबर से स्टार्टिंग मेरे को उम्मीद है कि AR तकरीबन 10% पिछले साल से बढ़ जाएंगे और ऑक्यूपेंसी 6-7% बढ़ जाएगी। सर, आखिरी सवाल होगा, लगातार कंपनी ने जो है देखिए पिछले कुछ क्वार्टर से कर्ज को घटाने की कोशिश कर रही है। क्या कंपनी कोई इच्छा ऐसी योजना भी है क्या कि ज़मीन बेच के या किसी और तरीके से कर्ज घटाया जाए? वो सब कुछ कर रहे हैं हम। एक्चुअली हमारे पास एक ज़मीन है जो हम लोग कोशिश करेंगे बेचने की और वो कोशिश जारी है हमारी। तो बस के कर्ज जो हमारा कंपनी का 2 साल पहले वो 380 करोड़ था, अभी 100 करोड़ से नीचे आ गया है। तो कर्ज बिल्कुल बहुत कंट्रोल में है। हम लोगों ने एक जो हैदराबाद में होटल बेच दिया था उससे हमारे को काफ़ी रिलीफ मिला है और अब कर्ज जो है पूरी कंपनी का बिल्कुल कंट्रोल में है। वो सारा कर्ज स्वैप हो गया है तो उसमें हमारे को काफ़ी टाइम भी मिल गया है और इंटरेस्ट रेट की भी उसमें कमती हो गई है। तो अभी काफ़ी मैनेजेबल डेट हो गया हमारी कंपनी का। तो हमारे कंपनी अभी उस विषय में हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगता अभी आने के टाइम पे। सर, शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। तो सीधे तौर पर रॉयल ऑर्किड के मैनेजमेंट CMD चंदर बालाजी कहते हुए कि अब आने वाले दिनों में ऑक्यूपेंसी में करीब 6% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कंपनी जो है कर्ज घटाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है और आने वाले दिनों में रूम रेंट भी जो है जो इनका है उसमें भी थोड़ी बढ़त देखने को मिल सकती है।